प्रिय छात्रों, आज का विषय है भाषा का विकास व परिवर्तन और उसके कारण। भाषा में परिवर्तन होना ही उसका विकास या विकार माना जाता है। इसमें विकास या परिवर्तन उसके 5 रूप अर्थात ध्वनि, शब्द, रूप, अर्थ और वाक्य में होता है, जिसके तहत शब्द शास्त्र पर विचार करने वाले प्राचीन भारतीय आचार्यों में कात्यायन, पतंजलि, कैयट, काशिकाकार, जयादित्य, वामन आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री महोदयो लिखत यति प्राचीनासु परिष्कृता स्वापि भाषासु कालक्रमेण निरंतरं परिवर्तनं भवत्येव, यथा संस्कृत स्यैव पंजाबदेशीया अन्य प्रकारेण बंगप्रदेशीया तद्भिन्न प्रकारेण उत्तराः भिन्न प्रकारेण दक्षिणात्याश्च भिन्न प्रकारेण उच्चारणम कुर्वन्त। यूरोप में इस विषय पर सर्वप्रथम गंभीर और व्यवस्थित रूप से विचार व्यक्त करने वालों में डेनिश विद्वान G.H. बेड्सडॉर्फ हैं, जिन्होंने 1821 ईस्वी में गौथिक ध्वनि पर विचार करते समय तथा अन्यत्र भी भाषा भी के परिवर्तन के 7-8 कारण मानते थे। बाद में पाल येस्पर्सन, स्टुटवेंट आदि विद्वानों ने इस विषय पर गहन रूप से विचार किया, फिर भी इसे पूर्ण नहीं माना गया। मानवः स्वयमेव परिवर्तनशीलो वर्तते, अतएव तस्य भाषायाम् अपि परिवर्तनं स्वाभाविकमेव, किन्तु जायमानमिदं परिवर्तनं तेन प्रकारेण शनैः शनैः भवति येन मानवः तं परिवर्तन सहसा अक्षिलक्षीकर्तुं न पार्यते। यदा प्राचीनायाः भाषायाः तुलनायां वाचनायाः भाषायाः अध्ययनं क्रियते तदा ज्ञायते यत् कालक्रमेण क्रियत परिवर्तनं भाषा संजातमिति। भाषा विकास के प्रमुख 2 वर्ग हैं। पहला आभ्यंतर और दूसरा बाह्य। आभ्यंतर वर्ग में भाषा की अपनी स्वाभाविक गति, जिसमें मुख्यतः भाषा की कठिन से सरल व आसान होने की प्रवृत्ति होता है। साथ ही इसमें वे कारण सम्मिलित होते हैं जो प्रयोक्ता की शारीरिक या मानसिक आदि संबंधी स्थिति से संबंध रखते हैं, जबकि बाह्य वर्ग के अंतर्गत वे कारण माने जाते हैं जो बाहर से भाषा को प्रभावित करते हैं। आभ्यंतर वर्ग आंतरिक या आभ्यंतर प्रयत्न के 7 मुख्य कारण माना जा सकता है। पहला, प्रयोग से घिस जाना। भाषा का अधिक प्रयोग होने के कारण अन्य सभी चीज़ों की भांति भाषा में भी स्वाभाविक रूप से परिवर्तन होता है। संस्कृत की कारकीय विभक्तियाँ इसी प्रकार धीरे धीरे घिसते घिसते समाप्त हो गई। दूसरा, बल। जिस ध्वनि या अर्थ पर अधिक बल दिया जाता है वह अन्य ध्वनियों या अर्थों का या तो कमज़ोर बना देता है या समाप्त कर देता है, जिससे इसके कारण भी भाषा में विकास या परिवर्तन हो जाता है। इस संबंध में ध्वनि और अर्थ के कारण में विस्तार से विश्लेषण किया जाएगा। तीसरा, प्रयत्न लाघव। भाषा में विकास लाने वाले या परिवर्तन उपस्थित करने वालों में यह सबसे महत्वपूर्ण कारण माना गया है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार 90% से अधिक का दायित्व इसी पर है। इसे मुख सुख भी कहा जाता है। प्रोफेसर देवेंद्र नाथ शर्मा महोदय अनुसारेण प्रयत्न लाघवम प्रमुखम स्थानम बिभर्ति। प्रयत्न लाघवेन द्वारा शब्द अनुच्चारणे सौविध्यम भवति, अनेनैव भाषायामपि परिवर्तनम जायते। प्रयत्न लाघव या मुख सुख को अनेक प्रकारों से लाया जा सकता है, जिनमें स्वर लोप,
जैसे अनाज से नाज या एकादश से 11। व्यंजन लोप में जैसे स्थाली से थाली। अक्षर लोप सहतूत से तूत। स्वरागम स्काउट से स्काउट। कर्म से कर्म। व्यंजनागम अस्थि से हड्डी। विपर्जय वाराणसी से बनारस। विस्मीकरण काक से काग तथा स्वतः अनुनासिकता उष्ट से ऊट, श्वास से सांस आदि मुख्य है। पांचवा, अनुकरण की अपूर्णता। कहा गया है कि भाषा मानवस्य अर्जिता संपत्तिर्भवति। वयम अवलोकयामो यत बालकः पूर्णतया शब्दानाम अनुकरणे अक्षमः भवन्ति तेनापि भाषायां परिवर्तनम जायते। प्रोफेसर देवेंद्रनाथ शर्मा महोदय अनुसारेण वंशक्रमानुसारेण उत्तरम अपूर्णम अनुकरणम वर्धत एव तेन भवति भाषायां विपुलम परिवर्तनम। अभिप्राय है कि भाषा मनुष्य के अर्जित संपत्ति है और उसका अर्जन मनुष्य अनुकरण के सहारे समाज से करता है। ध्वनि का अनुकरण सुनकर तथा उच्चारण अवयवों की गति देखकर किया जाता है। वाक्य अर्थ आदि का अनुकरण मानसिक रूप में समझकर किया जाता है। इसमें अनुकर्ता कुछ भाषिक तथ्यों को तो छोड़ देता है तथा कुछ को अपनी ओर से अनजाने ही जोड़ देता है। इस तरह अनुकरण में भाषा का परिवर्तन पनपता रहता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी भाषा का अनुकरण कर रही होती है, ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ, भाषा के पांचों क्षेत्र में इसे छोड़ने और जोड़ने के कारण परिवर्तन की प्रक्रिया तेजी से घटित होती रहती है। पाश्चात्य विद्वान आर.एम. पिंडल ने 1926 एवं ए. डुरेफर ने कुछ स्थानों में इस बात का अनेक वर्षों तक बड़ी सूक्ष्मता से अध्ययन करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि यह परिवर्तन या विकास का बड़ा कारण है। सामान्यतया समाज में 3 पीढ़ियां होती है। पहला नवोदित जो 20 या 25 से कम उम्र के होते हैं। दूसरा बहुत सक्रिय जो 25 से 30 वर्ष के बीच के होते हैं। तीसरा एवं अंतिम अस्तप्राय जो 60 से ऊपर के होते हैं। एक ही समाज में इन तीनों की भाषा में स्पष्ट अंतर मिलता है। यह बात अवश्य है कि यह अंतर बहुत अधिक नहीं होता और कई पीढ़ियों के बाद ही भाषा पर उनकी सुस्पष्ट छाप दिखाई पड़ती है। यद्यपि 1-2 पीढ़ी में तो इसका स्पष्ट पता नहीं चलता, पर जब 8-10 पीढ़ी पीछे की भाषा 8-10 पीढ़ी बाद की भाषा से तुलना करने पर दोनों के अंतर का पता साफ चलता है। साथ ही हमें यह मानने को विवश होना पड़ता है कि भाषा विकसित या परिवर्तित हो गई है। अनुकरण की अपूर्णता के लिए मुख्य कारण है शारीरिक विभिन्नता, ध्यान की कमी, अशिक्षा, जानबूझकर परिवर्तन एवं जातीय मनोवृत्ति। शारीरिक विभिन्नता में ध्वनियों का उच्चारण अंगों के सहारे करते हैं और सभी उच्चारण अंग एक से नहीं होते, अतएव उनका अनुकरण बिल्कुल पूर्ण नहीं हो पाता, जबकि ध्यान की कमी के तहत अनुकरण अपूर्ण रह जाता है। इसका भी भाषा के विकास पर प्रभाव 10-20 पीढ़ी के बाद ही स्पष्ट हो पाता है और शिक्षा तथा अज्ञान के कारण भी अनुकरण रह जाता है। तालव्य स्व का दंत्य स्व, मूर्धन्य नौ का दंत्य नौ, अक्ष का अक्ष या छ, शिक्षा का शिक्षा या छत्री का छत्री आदि का मुख सुख या प्रयत्न लाघव के अतिरिक्त अज्ञान या अशिक्षा के कारण भी हो जाते हैं, जबकि जानबूझकर परिवर्तन के तहत जानबूझकर भी उस भाषा के प्रबुद्ध बोलने वाले या लेखक आदि परिवर्तन कर देते हैं। जयशंकर प्रसाद ने अलेक्जेंडर को अलक्षेंद्र कर दिया है। यह परिवर्तन स्वाभाविक नहीं माना जाता है। इसी प्रकार अनेक देशज तथा विदेशी शब्दों का संस्कृत के साहित्यकारों ने संस्कृतीकरण किया है। जातीय मनोवृत्ति के तहत यह देखा गया है कि प्रत्येक जाति की अपनी मनोवृत्ति होती है और भाषा उसके अनुसार परिवर्तित होती है। भाषा वैज्ञानिकानां मतानुसारेण जनानां मनोवृत्त्यनुसारेण अपि भाषायां परिवर्तनं भवति। यथा हरियाणा प्रदेशस्य जाट, गुजर आदि का नाम भाषा तेषां मनोवृत्ति वसादेव कर्कश्यम आदि का नाम भाषा तेषां मनोवृत्ति मनोवृत्ति कर्कश्यम विभाति।
अस्यान्यम उदाहरणम फ्रेंच भाषायाः मार्दवम जर्मन भाषायाः पारुष्यम चापि वर्तते। बाह्य वर्ग के अंतर्गत भौतिक वातावरण, सांस्कृतिक प्रभाव, समाज की व्यवस्था, बोलने वालों की उन्नति एवं सादृश्य मुख्य है। इस पहला भौतिक वातावरण का प्रभाव भाषा पर सबसे अधिक पड़ता है। इसका प्रभाव गर्मी और सर्दी के अधिक या कम होने से जीव का स्वभाव, रहन सहन, उच्च आचरण आदि पर प्रभाव पड़ता है और भाषा इन सभी पर आधारित है। मैदानी भाग एवं पहाड़ी भाग तथा नदियों के किनारों की बोली में भी अलग अलग परिवर्तन देखने को मिलता है। विकसित समाज की अपेक्षा पहाड़ी या जंगली लोगों की भाषा में इस प्रकार का विकास नहीं होता। दूसरा, सांस्कृतिक प्रभाव। संस्कृति एवं समाज एक दूसरे का पूरक है, अतः उसका भी प्रभाव भाषा पर पड़ता है, जिसके कारण भाषा में विकास होता है। इसके अंतर्गत भी प्रभाव कितने प्रकार के हो सकते हैं। इनमें सांस्कृतिक संस्थाएं, व्यक्त संस्कृतियों का सम्मिलन आदि उल्लेखनीय है। तीसरा, समाज की व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था के कारण समाज में शांत और अशांत वातावरण का प्रभाव भी जीवन के प्रत्येक अंग पर पड़ता है, जिससे भाषा भी प्रभावित हो जाती है। आधुनिक युग में अनेक प्रचलित शब्दों के संक्षिप्त रूप बनाए गए हैं, जिसमें पूरा नाम नहीं कहकर ठाकुर, मिश्र, तिवारी, शर्मा आदि ही कहा जाता है। इसी तरह DIG, CID, VC, यूनेस्को आदि संक्षिप्त रूप भी हैं। चौथा, बोलने वालों की उन्नति वैज्ञानिक अथवा अन्य क्षेत्रों में होती है, तो भाषा में भी परिवर्तन होता है। हमारा देश भारत भी दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर अग्रसर है, अतः उसकी भाषाओं में बहुत तीव्र गति से नए नए शब्द व्यवहृत हो रहे हैं। इसके विपरीत आज यदि कोई देश अवनति की ओर जाए या धीरे धीरे उसके प्रसंग में उपयुक्त शब्द भी लुप्त होते चले जाएंगे। 5, सादृश्य। कहा जाता है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इसी प्रकार भाषा में भी शब्द या वाक्य की सदस्यता पर उसी प्रकार के बन जाते हैं। इस प्रकार इसका भी भाषा के विकास या परिवर्तन में बहुत बड़ा हाथ है। केषाञ्चन भाषा वैज्ञानिकानां मतानुसारेण सादृश्यमपि भाषायाः परिवर्तनस्य कारणेषु अन्यतम स्थानं बिभतिं। भाषा वैज्ञानिकाः कारणमिदं मिथ्या सदृश्य शब्देनाहुः यत् सादृश्यात् जायमानं परिवर्तनं ज्ञानमूलकं भवति। यथा स्रष्टा इत्यस्य स्थाने सृष्टा इति कथनं। प्रायेण सादृश्यमूलकानि परिवर्तनानि अशुद्धान्येव भवन्ति। अंत में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का कथन अक्षरशः सही है कि भाषा के विकास के संबंध में अंतिम बात यह कह देना आवश्यक है कि भाषा के विकास का आशय यह नहीं कि भाषा और अच्छी या ऊंची होती जाती है। विकास का अर्थ केवल आगे बढ़ाना या परिवर्तन है। परिवर्तन से भाषा अभिव्यंजना शक्ति, माधुरी तथा ओज आदि की दृष्टि से भी उठ सकती है और नीचे भी आ सकती है। हाँ, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि वह प्रायः सरलता की ओर जाती है।